friends, welcome back in my YouTube channel केमिस्ट्री बाय एसजे। और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे और आपके इस छोटे से प्यारे से चैनल में। आ गए हैं आज हम फिर अपना वही दैनिक कार्य लेके, लेक्चर नंबर 7 विलियन राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए। और हमारा जो लास्ट की तरफ से चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। लास्ट वीडियो में हमने क्वांटा फैक्टर और क्वांटा फैक्टर के साथ साथ हमने एबनॉर्मल जो मोलर मास था, असामान्य आणविक द्रव्यमान था, उसके साथ क्वांटा फैक्टर कर लिया था, तो वहां पे वो रैप अप हो गया था। अब हम थोड़ा रिवाइंड चलते हैं और आज हमारा टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं विलेयता। क्या टॉपिक लेकर आ रहे हैं भाई? विलेयता। क्या लेकर आए हैं? विलेयता। इसको कहते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, ठीक है ना? सोल्यूबिलिटी हेडिंग लगाएंगे विलेयता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक पूरा पोर्शन कवर करके चलती है सॉल्यूशन में, विलियन में। विलियन का एक पूरा पार्ट, एक पूरा पोर्शन, एक पार्ट कवर करती है विलेयता। यानी अपन को पता है क्या हो गया। अब देखिए, आइए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ आइए लेट्स बिगिन। देखिए, हमको पता है कि कोई भी विलियन दो घटकों से बनता है, जिसमें आपका एक होता है विलेय और एक होता है आपका विलायक। यह आपका सोल्यूट होता है, यह आपका सोलवेंट होता है, ठीक है ना? यानी जब सोल्यूट किसमें घुलता है जाके सोलवेंट में, तो किसका फॉर्मेशन होता है? विलियन का या सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, हम सब जानते हैं। तो किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट कितना घुल रहा है, कितने ज्यादा तरीके से घुल रहा है, कितना घुल रहा है। किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है उसमें सॉल्यूट जितनी ज्यादा मात्रा में, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में घुलता है, ठीक है, डिसॉल्व होता है, जैसे मैं कहूंगा क्या होता है? डिसॉल्व होता है। और ये डिसॉल्व जितना ज्यादा होगा ये इसमें, उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी? विलेयता। यानी वो ही गुण क्या कहलाएगा? विलेयता कहलाएगा, सोल्यूबिलिटी कहलाएगा। यानी ठीक है, किसी विलियन में अगर मैं बात करूं तो जो विलायक में विलेय की जो अधिकतम मात्रा घुली होती है, विलायक में विलेय की जो अधिकतम मात्रा घुली होती है, जैसे ये आपका विलायक और इसमें विलेय की क्या घुली हो भाई? अधिकतम मात्रा घुली हो। क्या घुली हो? अधिकतम मात्रा। यानी ये अधिकतम मात्रा इसमें घुली रहेगी, तो जो घटना है, जो गुण होगा, उसको हम क्या कहेंगे? विलेयता कहेंगे। ये इसकी परिभाषा हुई, सिंपल सी परिभाषा होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि विलेयता कितने प्रकार की होगी। विलियन में विलेयता कितने टाइप्स की होगी? तो विलियन की विलेयता भाई 3 टाइप्स की होती है। क्योंकि मैं विलियन यहाँ पे लेऊंगा द्रव। कैसा विलियन लेऊंगा? द्रव विलियन। कैसा विलियन भाई? द्रव विलियन। जिसमें मैं विलेय और विलायक में हमेशा रखूंगा भाई द्रव। क्या रखूंगा? हमेशा द्रव। और मैं विलेय बदल दूंगा। विलेय तीनों हो सकते हैं अपने पास। विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। एक बार ठोस को किस में मिलाएंगे? द्रव में। एक बार द्रव को द्रव में, एक बार गैस को द्रव में। और तीनों का अध्ययन करेंगे। तीनों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि कैसी विलेयता, क्या सोल्यूबिलिटी, क्या फैक्टर्स, क्या जो भी कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे, इन सब का देखते हैं। तो आइए अब हेडिंग लगाइए। विलेयता की परिभाषा समझ में आ गई होगी भाई, कि किसी विलायक में विलेय की जो अधिकतम मात्रा, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्यूबिलिटी, ठीक है भाई। तो आइए अब अपन हम देखते हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। यानी आपका सोल्यूट, या मैं कहूं विलेय वो क्या है यहाँ? ठोस। और आपका सॉल्वेंट या विलायक क्या है? द्रव, ठीक है भाई। डेफिनेशन यहां से क्या बनेगी? अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो यहां मैं लिखूंगा, यहां मैं कंडीशन सेट करूंगा। सबसे पहले यहां पर मैं कुछ शर्तें लगाऊंगा। निश्चित ताप
और दाब। सॉरी, कंडीशन यहां नहीं लगाएंगे अपन, यहां पर अपन क्या कहेंगे कि सीधा कि जो द्रव विलायक है, द्रव जो विलायक है उसमें जो ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होगी, ठीक है, अधिकतम मात्रा जो ठोस विलेय की घुली होगी किसमें, किसमें भाई, द्रव विलायक में, वो क्या कहलाएगी, ठोसों की द्रवों में विलेयता किसी, ठीक है साहब। यानी और विलायक कैसा रहेगा भाई, कितनी मात्रा रहेगी विलायक की, 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस विलेय की जो अधिकतम मात्रा होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, ठोसों की द्रवों में विलेयता। अब अपन इसके फैक्टर्स देखते हैं कि इस सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ठीक है, सोल्यूट के और सोलवेंट के, वही इंपॉर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है भाई, कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है भाई। यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करेंगे। पहला है भाई, पहला है विलेय एवं विलायक की प्रकृति, विलेय एवं विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। कैसा भाई, अब दो प्रकार का हो सकता है, आपका विलेय और आपके विलायक, दो प्रकार की प्रकृति रख सकते हैं, पहली ध्रुवीय और दूसरी अध्रुवीय, ठीक है। या तो आपका विलेय ध्रुवीय हो या आपका विलेय कैसा हो, अध्रुवीय हो। ध्रुवीय इन द सेंस, जैसे कोई मैं विलेय पदार्थ हूं, जैसे मैंने ले लिया NaCl, नमक का उदाहरण ले रहा हूं भाई, ये कैसा विलेय होता है, ध्रुवीय। क्यों, क्योंकि इसमें दो डाइपोल है, Na+ एंड Cl-, ये दो डाइपोल है भाई, दो ध्रुव है Na+ Cl-, तो कैसा है ये, ध्रुवीय। इसके विपरीत में बात करूं तो बेंजीन C6H6, क्या आपको यहाँ कोई डाइपोल नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। कार्बनिक यौगिक है, बहुत कम मात्रा में होगा तो भी बहुत अल्प मात्रा में रहेगा, जो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो कैसा होता है बेसिकली कैसा होता है, अध्रुवीय होता है, ठीक है। तो ये विलेय की बात हो गई। ऐसे विलायक भी आपका दो टाइप हो सकता है, ध्रुवीय या अध्रुवीय। इसको बोलते हैं पोलर, इसको बोलते हैं नॉन पोलर, इसको बोलते हैं पोलर, इसको बोलते हैं नॉन पोलर, ठीक है। ऐसे जैसे मैं ध्रुवीय विलायक की बात करूं, जैसे H2 जल हो गया, HCl हो गया, ठीक है, H2SO4, बहुत सारे एग्जांपल है जो कैसे हैं भाई, ध्रुवीय है। और अध्रुवीय की मैं बात करूं तो जैसे अल्कोहल हो गए, बहुत कम मात्रा में ध्रुवीय होते हैं भाई, लगभग अध्रुवीय होते हैं। अल्कोहल हो गए, ईथर हो गया, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं भाई, अध्रुवीय विलायक। तो ठीक है, यहाँ पर हमने प्रकृति को डिस्कस किया कि विलेय विलायक की दो प्रकार की प्रकृति पाई जा सकती है, या तो विलेय आपका ध्रुवीय पोलर हो सकता है या नॉन पोलर, सेम एज इट इज विलायक। तो अब यहाँ पे विलेयता कैसे प्रभावित होगी इससे, यानी जो सोल्युबिलिटी है वो कैसे इफेक्ट होगी वो देखेंगे। तो अगर आप किसी विलेय को जो कैसा है, ध्रुवीय विलायक में ही मिलाते हो, यानी विलेय भी आपका ध्रुवीय हो और विलायक भी आपका ध्रुवीय हो, तो विलेयता भाई उच्च रहेगी हमेशा। क्या रहेगी भाई, उच्च रहेगी। विलेयता का जो मान होगा वो ज्यादा रहेगा। सोल्युबिलिटी का जो वैल्यू होगी, सोल्युबिलिटी की जो मेजरमेंट आएगी, सोल्युबिलिटी का जो माप आएगा वो ज्यादा आएगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये आपस में क्या है, सेम नेचर के हैं। विलेय भी सेम ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय, तो उनका नेचर क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे मैं बात करूं NaCl, तो मेरा सोल्यूट है या विलेय है, और H2O मेरा क्या है, H2O मेरा क्या है, विलायक है। ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, दोनों को मिलाऊंगा क्या बन जाएगा, NaOH + HCl। एक रिएक्शन बनाई मैंने, लेकिन मैं बात कर रहा हूं क्या विलेयता ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी। एग्जाम्पल, ये तो साधारण सा एग्जाम्पल है, घर में भी देखा है। ये आपका नमक होता है, ये आपका पानी होता है, दोनों को हमने कभी मिलाया है, बहुत बारी मिलाया है। मात्र 1 या 2 सेकंड, 3 सेकंड ज्यादा, अगर आप 1 चम्मच नमक और 1 गिलास पानी का एग्जाम्पल ले रहे हो और उसको आपस में मिला रहे हो, तो मात्र 3 या 4 सेकंड के अंदर घुल जाते हैं दोनों आपस में, ज्यादा समय नहीं लगता है घुलने में। यानी इनकी विलेयता क्या रहती है भाई, उच्च रहती है। सोल्युबिलिटी क्या रहती है, हाई रहती है। एज इट इज
अच्छा, ऐसे अगर आप अध्रुवीय विलेय ले रहे हो और उसमें कैसा विलायक ले रहे हो भाई, विलायक भी अध्रुवीय ले रहे हो और विलेय भी अध्रुवीय ले रहे हो, यानी अध्रुवीय विलेय में अध्रुवीय विलेय को अध्रुवीय विलायक में मिला रहे हो, जैसे बेंजीन को ले लिया अल्कोहल में, मैंने ऐसे कोई एग्जांपल ले लिया, तो इसके लिए भी विलेयता क्या रहेगी, इसके लिए भी विलेयता क्या रहेगी, उच्च रहेगी, क्या रहेगी, उच्च रहेगी। लेकिन अगर आप विलेय ध्रुवीय ले रहे हो और विलायक अध्रुवीय ले रहे हो, या विलेय अध्रुवीय ले रहे हो विलायक ध्रुवीय ले रहे हो, तो विलेयता क्या रहेगी, कम रहेगी या नहीं रहेगी। बहुत कम ऐसा केस होगा जब आप अपोजिट नेचर के दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेओगे तो सॉल्युबिलिटी के मान बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, यानी कभी कभार तो भूलेंगे भी नहीं, ऐसा काम मिलेगा। तो ये होती है विलेय और विलायक की जो नेचर है, क्या टेंडेंसी होती है। तो पहला नेचर जो इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, किसकी सॉल्युबिलिटी को, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, उसको पहला नेचर जो इफेक्ट करता है वो ये होता है। ठीक है भाई, पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं, उतार सकते हैं। आगे अपन अपने सेकंड फैक्टर पर चलते हैं, आगे हम अपने सेकंड फैक्टर पर आते हैं। और सेकंड फैक्टर जो होता है भाई वो होता है ताप, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। देखिए, जब भी हम ठोस हम ले रहे हैं क्या, विलेय, ठोस हम क्या ले रहे हैं, विलेय, और द्रव हम क्या ले रहे हैं, विलायक। द्रव हम क्या ले रहे हैं, विलायक। इनका हम क्या बना रहे हैं भाई, कोई विलयन बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं। तो यहाँ पे दो काम हो सकते हैं इस विलयन के बनने के साथ साथ, यानी एडिशन में दो काम हो सकते हैं। हीट, या जिसे मैं कहता हूं उष्मा, उष्मा या तो निकलेगी या तो क्या होती है, निकलती है, यानी वो जो पूरा विलयन है वह या तो वो हीट को निकालेगा या उत्सर्जित, सॉरी, या अवशोषित होती है। क्या होती है भाई, अवशोषित, अवशोषित होती है। अवशोषित इन द सेंस एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट निकले उसको कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं भाई एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या उष्मा छेपी। ठीक है भाई, हिंदी में कहें तो उष्मा छेपी, इंग्लिश में बोले तो एक्सोथर्मिक। और अगर जिसमें उष्मा अब्जॉर्ब करता है, जिसमें उष्मा को अंदर ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं भाई, एंडोथर्मिक या उष्मा शोषी। ठीक है भाई, तो दो प्रकार की प्रोसेसेस होती हैं, उष्मा छेपी हो सकता है या तो प्रोसेस, या उष्मा शोषी हो सकता है। जब भी आप किसी ठोस को द्रव में मिलाते हो या कोई भी रिएक्शन करते हो, यानी उस प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती है या तो निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी, ये दो ही काम हो गए। अब एक वैज्ञानिक आए, इसके आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। एक साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पे, ला शातेली, वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है ला शातेली। इन्होंने कहा कि अगर आपके प्रोसेस में ऊष्मा अगर निकल रही है, यानी ऊष्मा क्षेपी है आपका प्रोसेस, यानी आपका जो प्रक्रम है, प्रक्रम में जो प्रक्रिया है वो क्या है, ऊष्मा क्षेपी, यानी आपने ठोस को द्रव में मिलाया और ऊष्मा निकली, और अगर आप उसको क्या बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ा रहे हो, यानी उस पूरे विलयन का आप क्या बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे, तो विलेयता घट जाएगी, विलेयता घट जाएगी, यानी विलेयता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सारी हीट तो वैसे पहले निकल रही है, सारी हीट तो वैसे बाहर जा रही है, और आप क्या कर रहे हो, आप और टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो तो हीट और ज्यादा निकलेगी, निकलेगी तो अंदर से जब निकल जाएगी, जैसे ये पात्र है, इसमें वही है, विलेय और विलायक भरे हैं, ए विलेय है, बी विलायक है, दोनों को घुलना चाहिए, लेकिन आप तो ताप दे रहे हो, ताप दे रहे हो तो इनमें हीट भी निकल रही है, और अगर हीट निकलेगी तो ये घुलने में बाधा उत्पन्न होगी, विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी ओर अगर प्रक्रम कैसा है आपका, ऊष्मा शोषी है, कैसा प्रक्रम है भाई, ऊष्मा शोषी है, और उसका आप क्या बढ़ा रहे हो भाई, ताप बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ा रहे हो, तो विलेयता क्या हो जाएगी भाई, विलेयता जो है आपकी वो बढ़ जाएगी। इसका भी सीधा सा रीजन है, सपोज यानी ये आपका विलेय है और ये आपका क्या है, विलायक है, अब इन दोनों को आपने मिला दिया। अब इस प्रक्रम में हुआ है कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर ली इन्होंने, जो भी हीट इसकी निकली इन्होंने अपने पास रख ली, और आप फिर क्या बढ़ा रहे हो, ताप, तो और हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, जितना एब्जॉर्ब करेंगे एक दूसरे में, जितना अवशोषित करेंगे उतनी विलेयता को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो याद रखेंगे दो फैक्टर हैं, अगर प्रक्रम आपका ऊष्मा छेपी है, यानी मिलाने पर ऊष्मा निकले, और ताप बढ़ाओ तो विलेयता घट जाएगी,
और अगर निकालने पर मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित हो, एब्जॉर्ब हो, तो ताप अगर बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। ये दो फैक्टर होते हैं टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर से सोल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है भाई। और थर्ड और लास्ट इसका आता है दाब। दाब इसको पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। बिल्कुल एकदम नेग्लेक्ट इफेक्ट पड़ता है भाई। नेग्लेक्ट इफेक्ट होता है टेम्परेचर इसका, प्रेशर का, कि ठोस की जो द्रव में विलेयता है, सोल्युबिलिटी है, उसको प्रेशर से आप इफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सोल्यूट कैसा है, सॉलिड है। अब सॉलिड पर आप प्रेशर लगाए जाओ, और वो किस में आप मिला रहे हो, लिक्विड में मिला रहे हो। एक पर सॉलिड है, इस पे आप प्रेशर लगाए जाओ, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा सोल्युबिलिटी में। ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो नेग्लेक्ट होता है, इतना अध्ययन इसका नहीं करते। तो तीन इफेक्ट हमने इसमें पढ़े हैं। हमने 3 इफेक्ट इसमें पढ़े हैं जो इसको क्या कर रहे हैं भाई, इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये होती है भाई ठोसों की द्रवों में विलेयता। अभी जस्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता को देखेंगे, और उसको भी सेम एज इट इज करेंगे। तो इसको आप पॉज करके उतारें भाई पिछले को, और आइए अब अपन चेक करते हैं गैस की द्रव में विलेयता। तो आइए भाई, अब हम गैसों की द्रवों में विलेयता को समझते हैं कि गैसों की द्रवों में जो विलेयता है वो क्या होगी। सेम डेफिनेशन वही रहेगी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। कि जो द्रव, अब आपका सॉल्यूशन, अब यहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपका विलेय है, विलेय मतलब सोल्यूट है, और ये आपका क्या है, विलायक है, मतलब सोलवेंट है। ठीक है भाई, डेफिनेशन वही रहेगी कि इस द्रव विलायक में जो गैस विलेय की अधिकतम मात्रा होगी वही गैस होगी द्रव में विलेयता कहलाएगी। अच्छा, इसको एक फैक्टर से समझाया जाता है, एक कोफिशिएंट से समझाया जाता है इसको, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या अवशोषण गुणांक। यहाँ एक वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके सामने, अवशोषण गुणांक। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ये क्या होता है भाई, नई चीज आई है, सीखने को, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये बेसिकली एबिलिटी होती है, क्षमता होती है किसकी, द्रव की, गैस को अवशोषित करने की क्षमता। अगर मैं सीधी सी परिभाषा इसकी आपको कहूं, डेफिनेशन कहूं, कि द्रव द्वारा जो गैस को अवशोषित करने की क्षमता होगी उसको एक गुणांक से, एक फैक्टर से, एक कोफिशिएंट से व्यक्त करते हैं, जिसे हम अवशोषण गुणांक या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है भाई। और यहाँ पर एक कंडीशन लगी होती है कि 1 एटीएम दाब पर, यानी यहाँ पर प्रेशर जो है वो रखा जाता है 1 एटमॉस्फेरिक, यानी इस वायुमंडल का जो प्रेशर है वही यहाँ पर रखा जाता है। और उस पर अगर कोई जो लिक्विड है, कोई द्रव है, कोई गैस को अगर क्या करे, एब्जॉर्ब करे, जो कोफिशिएंट बनता है यहाँ पर, या जो फैक्टर आता है उसको हम कहते हैं अवशोषण गुणांक। अब ये जितना ज्यादा होगा, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इस अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी अल्फा जितना ज्यादा, द मोर द वैल्यू ऑफ अल्फा, विलेयता भी उतनी ही ज्यादा। द मोर विल बी द सोल्युबिलिटी, द मोर विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, द मोर विल बी द सोल्युबिलिटी। ठीक है, यानी जितना ज्यादा ये अवशोषण गुणांक होगा, आप खुद देख लीजिए यहाँ से, यानी ये द्रव इस गैस को जितना ज्यादा अवशोषित करेगा उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, विलेयता। और ये अवशोषित करने की क्षमता तो हम अल्फा ही बताए, अवशोषण गुणांक बताए गए। तो यानी जितना ज्यादा अल्फा की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी भाई, सोल्युबिलिटी रहेगी। तो ये डेफिनेशन होती है, इसको अवशोषण गुणांक कहते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया। बस एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर। अब अपन सीधे फैक्टर्स पे आते हैं भाई, यही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एस्पेक्ट से क्वेश्चन कहां से उठ सकता है इसमें, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आइए अब इसको हम फैक्टर अफेक्टिंग देख लेते हैं, इसके जो इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, इसके हम क्या देख लेते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। बहुत सिंपल से है भाई, ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में मतलब है, पर आपको आसानी से इसको समझना है, आराम से समझते हुए चलेंगे। पहला वही है भाई, पहला आपका आ जाता है टेम्परेचर। क्या आ जाता है, टेम्परेचर। हर बार अपन नेचर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेचर हमने बात कर ली एक बार, पोलर, नॉन पोलर, और वो वाला जो नेचर हम पीछे डिस्कस कर चुके, सेम रिजल्ट इसके लिए रहेगा, तो वहां पर बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है, देखिए, जब भी हम किसी गैस को किसमें मिलाते हैं भाई, द्रव में मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं भाई, द्रव में मिलाते हैं।
तो विलयन तो आपका बनेगा ही, विलयन तो आपका बनेगा ही। साथ में जो हीट होती है वो निकलती है। यहाँ पे क्या होती है, उत्सर्जित होती है। क्या होती है, एक्साइटेड या इमिट होती है, एक तरीके से हीट निकलती है बाहर। यानी इस प्रोसेस कैसी रहती है, एंडोथर्मिक रहती है। कैसी रहती है, एंडोथर्मिक रहती है। ठीक है भाई, यानी ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन, सॉरी एक्सोथर्मिक रहती है, नॉट एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहती है। ऊष्मा छेपी रहती है, यानी ऊष्मा निकलती है यहाँ पर। और अभी जस्ट पीछे हम पढ़कर आए हैं किसके अनुसार, ला शातेलिए के अनुसार। ये क्या कह रहे थे कि अगर प्रोसेस आपका क्या रहेगा, ऊष्मा छेपी, और अगर आप ताप क्या करोगे, उसका बढ़ाओगे, प्रोसेस आपका ऊष्मा छेपी रहेगा और आप ताप बढ़ाओगे, तो जो सोलिबिलिटी है या जो विलेयता है वो घट जाएगी, या जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एक रीजन तो ये हो गया टेम्परेचर बढ़ने से, कि टेम्परेचर बढ़ने पर प्रोसेस वैसे ही कैसा है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ऊष्मा छेपी है, और ला शीतलीय कह रहे हैं ऊष्मा छेपी है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सोलिबिलिटी घट जाएगी। पहला रीजन तो ये है कि जब भी आप ताप बढ़ाओगे गैस के द्रव में विलेयता हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो उसका पहला कारण तो ये हो गया। एक रीजन और है, दूसरा रीजन भी समझते हैं इसका। पहला रीजन तो समझ में आ गया कि क्या, ऊष्मा छेपी होता है भाई, विलयन जो बनता है उसमें से हीट निकल जाती है और ला शीतलीय लग जाता है। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं, दूसरी चीज होती है कि जब भी गैस किस में मिलती है भाई, द्रव में, विलयन बन गया, और आप फिर क्या बढ़ाओ, उसका ताप बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, तो क्या होता है, इस टेम्परेचर के बढ़ाने से जो सोलवेंट और सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिन्हें अपन कहेंगे, जिससे मिलकर सोल्यूट और सोलवेंट बने हैं, विलय विलायक के जो कण हैं, विलय या जो विलायक के जो दोनों के जो कण हैं, विलय विलायक के जो कण हैं, उनकी क्या बढ़ जाती है भाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसे अपन कहें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी वो गति ज्यादा करने लग जाते हैं, और गति करेंगे तो वो अंदर रहेंगे नहीं। ऊर्जा बढ़ गई भाई, आपने गर्म किया और आपने ऊर्जा बढ़ा दी है, तो ऊर्जा बढ़ गई तो भाई गति ऊर्जा बढ़ गई, यानी गति वाली ऊर्जा बढ़ गई, मोशन में आ जाएंगे और ज्यादा गति करेंगे, तो भाई घुलेंगे या फिर एक दूसरे से भागने की कोशिश करेंगे, तो भाई घुलेंगे, तो मतलब नहीं घुलेंगे, विलेयता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जब भी हम क्या कर देंगे, गैस को द्रव में मिलाएंगे और उसका क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो सोलिबिलिटी है, जो विलेयता है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पहला रीजन हो गया। ठीक है, ये होता है बस जरा सा, दो रीजन आपको समझाने हैं इसमें। सेकंड देखिए भाई, सेकंड रीजन और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहां से एक बहुत अच्छा नियम, एक बहुत अच्छा लॉ इंट्रोड्यूस होता है। मैं आपको एक डायग्राम से इसको समझाऊंगा। सपोज करिए कि ये मेरे पास एक डायग्राम है, सिलेंड्रिकल पिस्टन वाला जो डायग्राम है, मैंने ये पिस्टन लगा रखा है इस पर, यानी जो दाब लगाते हैं वो वाला। ये आपका द्रव है मान लीजिए, ये क्या है भाई, आपका द्रव, और जो क्या है भाई, विलायक है। क्या है भाई, विलायक है। ये आपका क्या है, सपोज करिए यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स हैं, मिले नहीं है भाई, अभी तक अपन ने मिलाया नहीं इनको, बस इसके ऊपर रखे हैं, जस्ट मिला तो दिया है पर घुले नहीं है। ये क्या है भाई, गैस, जो कि आपकी क्या है भाई, विलेय है। क्या है भाई, विलेय है। और ये आपका क्या है, पिस्टन है। क्या है, पिस्टन। सपोज करिए कि P1 दाब लगा रहा है। क्या दाब लगा रहा है, ये P1 दाब लगा रहा है। अब दूसरा केस मैं बनाता हूं, मैं अब दूसरा केस बना रहा हूं, इसी का मैं दूसरा केस बना देता हूं। ये वही पार्टिकल गैस के भाई, और इस बार पिस्टन मैंने थोड़ा नीचे कर दिया पहले की तुलना में। ये लीजिए, ये आपका पिस्टन हो गया। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया, पिस्टन। ये सपोज करिए कैसा दाब लगा रहा है भाई, P2, और यहाँ कंडीशन है कि P1 इज ग्रेटर देन है P2 के, यानी जो P2 दाब लगा रहा है वो ज्यादा है P1 से। ठीक है, तो अब बताइए, ये दाब आपने लगाया और ये दाब लगाया, किस दाब को लगाने पर विलेयता बढ़ रही है। जैसे जैसे यहाँ पर आप दाब लगाते जा रहे हैं, यानी इसको नीचे लेते आ रहे हैं, ठीक है, इसको नीचे ला रहे हैं तभी तो ये नीचे आया। इस पिस्टन को जैसे जैसे नीचे कर रहे हैं, दाब बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है, तो ये भी दब रहे हैं भाई नीचे की तरफ। किस कौन, गैस के कण भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं, तो विलेयता में क्या हो रही है भाई, गैस के कण किस में घुल रहे हैं, जाके द्रव में, और विलेयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो
तो यानी जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे या दाब बढ़ाएंगे, गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी, यानी ये ज्यादा काम दे रहा है, ठीक है। और यानी P जो है, मैं मान लेता हूँ प्रेशर है, वो समानुपाती हो गया M के, ठीक है। यहां से मतलब जहां वेयर P तो आपका क्या है, दाब है, प्रेशर है, और M मैं मान लेता हूं घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा को मैंने M से कहा कि जैसे जैसे आप P बढ़ाओगे M अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इस डायग्राम से हमको समझ में आ रहा है। एक बार जैसे ये कंडीशन थी, यहाँ कुछ ना कुछ विलेयता थी, लेकिन आपने दोबारा क्या किया, इसको नीचे लेकर आए, इस पर दाब आपने बढ़ाया तो विलेयता क्या हो गई, बढ़ गई। तो जैसे यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जो दाब बढ़ेगा, जैसे जैसे आप दाब बढ़ाओगे गैस के द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। ये हो गया, इसको आप बना सकते हैं। अब इसको समझाया और भी डिटेल में एक साइंटिस्ट ने, हेनरी ने। किसने भाई, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी। उन्होंने इसको जो प्रेशर का इफेक्ट है या जो दाब का प्रभाव है, किसका, गैसों की द्रव में विलेयता पर जो दाब का प्रभाव, उसको समझाया किसने भाई, हेनरी ने। उन्होंने एक अपना नियम दिया, हेनरी का नियम। किसका नियम भाई, हेनरी का नियम, ठीक है, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरीज लॉ। क्या कहा इन्होंने अपने नियम में, इसका कथन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं। देखिए देखिए, एक निश्चित ताप पर गैसों द्वारा द्रव विलायक पर, एक निश्चित ताप पर द्रव विलायक में, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं भाई इसका, एक निश्चित ताप पर द्रव विलायक में गैसों द्वारा लगाया गया आंशिक दाब, ऐसा दाब भाई, पार्शियल प्रेशर जिसे कहेंगे, आंशिक दाब गैसों के, आगे बात है, गैसों के मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये सीधा सा स्टेटमेंट बोर्ड में पूछ लेता है भाई, समानुपाती होता है। एक नंबर में आ जाता है, क्वेश्चन फंस जाता है कि हेनरी के नियम का स्टेटमेंट लिखिए, तो ये स्टेटमेंट होता है। ताप निश्चित रखिए, और अगर आप किसी द्रव विलायक में गैस को खोल रहे हैं और गैस का क्या बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं, तो जो दाब है वो गैस के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी मीन्स अर्थात P जो है, P जो प्रेशर है वो समानुपाती होगा X गैस की। जो गैस का जो मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन हम सब जानते हैं कैसे निकालते हैं, तो P जो समानुपाती हो जाएगा X गैस की, यानी P बराबर क्या आ गया। अब जैसे हमको पता है, आगे देखिए, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती जो होता है, जब घटता है तो एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ एक स्थिरांक लगता है KH मल्टीप्लाई X गैस, ठीक है भाई। जहां X गैस तो हमको पता है क्या है, गैस का मूल अंश, और KH है, इसको बोलते हैं भाई हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक, ठीक है। अब यहां से एक और चीज समझ में आ गई कि अगर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी किसी गैस की, हर गैस का ये फिक्स होता है भाई, हर गैस का अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन एक फिक्स वैल्यू होती है, तो हर गैस की अपनी अपनी ये वैल्यू होती है। और अगर जितनी ज्यादा ये वैल्यू रहेगी, उतना ही ज्यादा क्या रहेगी भाई, प्रेशर होगा, यहाँ से पता चल रहा है। और प्रेशर उतना ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी उसकी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट निकलता है कि KH प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, किसके, विलेयता के। यानी KH किसी गैस की KH की वैल्यू या KH का जो मान है वो जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी भाई, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ये हेनरी का नियम बताता है, ये इसका स्टेटमेंट है। तो ये कारक कुछ होते हैं भाई, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अभी अपन इसको डिस्कस करते हैं कि इस नियम की क्या सीमाएं, मैं बता देता हूँ, ओरली आपको समझा देता हूँ। एक तो भाई आपका जो दाब है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दाब एक फिक्स होना चाहिए भाई। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में दाब लगा रहे हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ताप आपका स्थिर रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए भाई, स्थिर रहना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो गैस है वो द्रव में क्या होनी चाहिए भाई, अल्प विलेय होनी चाहिए। ये उसकी कुछ सीमाएं हैं भाई, इस नियम की क्या है, ये कुछ सीमाएं हैं। अगर ये सीमाएं कोई, यानी ये लिमिटेशंस अगर कोई गैस फॉलो नहीं कर रही,
तो वो हेनरी के लॉ का पालन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कुछ इसकी सीमाएं हैं जिसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। और ये हमारा क्या है भाई, गैसों के द्रव में विलेयता को दाब से जब प्रभावित किया जाता है उसका कारक। आई होप आपको ये समझ में आएगा। लास्ट हमारा रहा है अभी द्रव की द्रव में विलेयता, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक अलग लेक्चर बनाएंगे उसका। इन दो का मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।